Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about alcohols, phenols and ethers, आज हमने क्या करना है? We got to have a look at the last part of this. We're going to have a look at the last part of this chapter, which deals with ether molecules. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? We'll have a look at the general formula for an ether और इसके functional group को समझने की कोशिश करते हैं. जो ether molecules होते हैं उसको generally represent किया जाता है with the formula R, O and R. ये जनरल फॉर्मूला है ईथर मॉलिक्यूल्स का, जिसमें यू कैन क्लियरली सी कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है इट इज एन ऑक्सीजन एटम. एक ऑक्सीजन एटम को फंक्शनल ग्रुप के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ दो अल्काइल ग्रुप्स साइडों पर अटैच होते हैं. ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है इसका. अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें अल्काइल ग्रुप्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. सबसे कॉमनली ईथर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस एग्जांपल को कोट किया जाता है दैट इज दिस CH3 विद इन ऑक्सीजन एंड CH3 डाई मिथाइल ईथर. ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. दिस इज एन एग्जांपल. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में ईथर्स की करनी होगी क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन किस बेसिस के ऊपर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे. ठीक है, तो यहां पर मैं हेडिंग दे देता हूं किसकी. लेट मी गिव द हेडिंग क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में ईथर के मॉलिक्यूल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू सिमेट्रिकल ईथर्स and number 2 is asymmetrical ethers. एक तो सिमेट्रिकल ईथर होते हैं और दूसरा एसिमेट्रिकल ईथर होता है. दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सिमेट्रिकल ईथर्स हैं बेसिकली दे कंटेन द सेम अल्काइल ग्रुप, सेम अल्काइल ग्रुप ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम. इसको सिमेट्रिकल ईथर्स हम कहते हैं. अब सिमेट्रिकल ईथर्स की अगर आपने एग्जांपल देनी है तो यहाँ पर एक एग्जांपल पहले से ही कोटेड है ये वाली. ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ. और दूसरी एग्जांपल है ये वाली C2H5 विद इन ऑक्सीजन और C2H5. यहाँ पर दोनों तरफ इथाइल के ग्रुप्स हैं और यहाँ पर दोनों तरफ मिथाइल के ग्रुप्स हैं. तो दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ सिमेट्रिकल ईथर्स इन विच सेम अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम. अगर आपने एसिमेट्रिकल ईथर्स की बात करनी है तो एसिमेट्रिकल में दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. जैसे इसमें आप एग्जाम्पल एक इसकी दे सकते हो. वन एग्जाम्पल वुड बी CH3 विद इन ऑक्सीजन और दूसरी तरफ C2H5 को लगा दो. ठीक है, और दूसरी मिसाल यहाँ पर आप दे सकते हो CH3 की कॉम्बिनेशन विथ C3H7 प्रोपाइल ग्रुप को लगा दो. प्रोपेन प्रोपाइल ग्रुप और मिथाइल, इथाइल और मिथाइल, दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं. तो ये क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल ईथर्स कहते हैं. ठीक है, ये तो होगी क्लासिफिकेशन इसकी. अब हम आते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की तरफ. नॉमेनक्लेचर में भी हमने क्या करना है? सबसे पहले वी गॉट टू हैव अ लुक एट द कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग ईथर्स. कॉमन सिस्टम में क्या करना है आपने? सबसे पहले प्रीफिक्स के तौर पर आपने नाम को शुरू करना है यूजिंग अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द ईथर मॉलिक्यूल और सफिक्स के तौर पर आपने ईथर को इस्तेमाल करना है. तो ये दोनों वर्ड्स यहां पर मैं लिख देता हूं. प्रीफिक्स वुड बी द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स. अल्काइल ग्रुप्स जो हैं, जो अटैच्ड हैं इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ईथर, इनका नाम पहले आपने लिखना है और आपने नाम को किससे खत्म करना है? यू गॉट टू कंप्लीट दैट यूजिंग द वर्ड ईथर. सफिक्स के तौर पर आपने ईथर को इस्तेमाल करना है. अब नाम कॉमन सिस्टम में अगर करना है जैसे ये वाला है, पहले इस मॉलिक्यूल से शुरुआत करते हैं. दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप्स हैं तो यू विल राइट इट डाउन एज डाई मिथाइल ईथर. ये इसका नाम रहा. ठीक है, इसी तरीके से इसका नाम कॉमनली अगर आपने कोट करना है तो यू कैन से कि दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ डाई इथाइल ईथर. ये एग्जांपल दे सकते हो CH3 और C2H5. इसमें आपने दो डिफरेंट ग्रुप्स जब मौजूद होंगे तो यू गॉट टू नेम देम अल्फाबेटिकली. अल्फाबेटिकली आपने इसको लिखना है. तो यू कैन राइट इट डाउन एज इथाइल कॉमा
या डैश इथाइल मिथाइल ईथर, इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर ये जो C3H7 है, अब यहां पर यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट इट, मतलब जो प्रोपाइल का ग्रुप है वो N प्रोपाइल भी हो सकता है और आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है। तो दोनों केसेस में N प्रोपाइल है या आइसोप्रोपाइल है, इसको क्लियर करने के लिए हम इसका क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं लाइक दिस। तो इट वुड बी व्हाट, MNOP। तो M पहले आता है मिथाइल, मिथाइल के बाद N प्रोपाइल और फिर आपने ईथर लिखा। ठीक है, तो ये रहा तरीका इसके कॉमन नेम को लिखने का। ठीक है, हालांकि इसमें अब अगर आप क्या करो, इफ यू हैव अ लुक एट दी कॉमन सिस्टम, यहीं पर इसी के सामने हम क्या कर लेते हैं, कॉमन सिस्टम को तो हमने एनालाइज कर लिया, लेट्स हैव अ लुक एट दी IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग इट। IUPAC सिस्टम में आपने क्या करना है, जो दो अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना होगा अल्कोक्सी ग्रुप में। ठीक है, मतलब मेरे कहने का यह है कि IUPAC सिस्टम में जब आप ईथर को नाम दोगे तो इट इज नेम्ड एज alkoxy alkane. This is the general way of putting a molecule of ether. Ether का molecule अगर आपने generally लिखना है तो you can write it down like this according to IUPAC system. मतलब इसके दो हिस्से करने हैं। ठीक है, इसको क्लियर करने के लिए let me give you examples. अब जैसे डाईइथाइल ईथर है ना, अब डाईइथाइल ईथर में आप क्या किया, आपने एक हिस्सा इसका अलग कर लिया और दूसरा अल्काइल ग्रुप अलग कर लिया। ये जो जिसको मैंने एनसर्कल किया है ये अल्कोक्सी पोर्शन होगा और जो अल्काइल ग्रुप होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन वाला नाम लिखना है। अब अल्कोक्सी में आपने क्या करना है, आपने लिखना है मिथाइल अगर ऑक्सीजन के साथ मौजूद हो तो यू विल राइट इट डाउन एज मेथऑक्सी, मेथॉक्सी करके आपने इसको लिखना होगा। तो इट इज मेथॉक्सी और मिथाइल का ग्रुप है, मिथाइल का कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन वाला नाम आपने लिखना है व्हिच इज मीथेन। तो इट विल बी मेथॉक्सी मीथेन। मेथॉक्सीमीथेन would be the name of this molecule। इसी तरीके से डाईइथाइल ईथर का अगर आपने लिखना है, इसके भी दो हिस्से कर लें, ऑक्सीजन को एक अल्काइल ग्रुप के साथ मिला के अल्कोक्सी ग्रुप बनाया और दूसरा अल्काइल ग्रुप जो है उसका अपने कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन वाला नाम लिखना है। तो इस केस में जब हम इसका नाम लिखेंगे विल राइट इट डाउन एज एथऑक्सी ईथेन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम अराइज तब होगी जब आपके पास दो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। दो डिफरेंट ग्रुप्स में ये कंफ्यूजन शायद आपको हो कि इसमें हमने ऑक्सीजन को मिलाना किस ग्रुप के साथ है, किस अल्काइल ग्रुप के साथ है। तो उसका बहुत आसान हल है, तो यू मस्ट सी के कौन से अल्काइल ग्रुप में कार्बन एटम्स की तादाद कम होती है, उसके साथ आपने ऑक्सीजन को कंबाइन कर देना है। जैसे इन दिस केस यू गॉट मिथाइल एंड इथाइल ग्रुप्स, मिथाइल में ऑक्सीजन कम है, सॉरी मिथाइल में कार्बन कम है और इथाइल में कार्बन ज्यादा है, तो आपने क्या किया, मिथाइल को कंबाइन कर दिया ऑक्सीजन के साथ। तो इसका नाम क्या होगा, इट विल बी कॉल्ड एज मेथऑक्सी। इथाइल का ग्रुप है तो इथाइल का कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन वाला नाम क्या होगा, इट विल बी कॉल्ड एज मेथॉक्सी ईथेन। इसको मेथॉक्सी ईथेन कहा जाता है। और ये जो है इसमें भी आपने क्या करना है, आपने ऑक्सीजन को मिथाइल के ग्रुप के साथ कंबाइन करना है। तो यू विल राइट इट डाउन एज मेथॉक्सी और इसके साथ आपने मेंशन किया प्रोपेन को। याद रखना है आपने कि अल्काइल ग्रुप चाहे यहां पर एन प्रोपाइल हो या आइसोप्रोपाइल हो, दोनों केसेस में एंड में अगर आप इसका IUPAC नेम लिख रहे हो तो यू हैव टू यूज द वर्ड प्रोपेन फॉर इट, प्रोपेन ही इस्तेमाल होगा। तो दिस इज हाउ यू गॉट टू नेम द मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथर्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। ठीक है, नाम हमने दे दिया। अब हम क्या करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट इज अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। कौन कौन से, ये जो जैसे डाई मिथाइल ईथर हुआ, इथाइल मिथाइल ईथर हुआ, ये दोनों जो हैं ये गैस की हालत में मौजूद हैं। क्योंकि नाम लेके इन्होंने इन कंपाउंड्स को मेंशन किया है, तो सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। और इथाइल मिथाइल ईथर है तो ऑक्सीजन के साथ मैंने यहाँ पर C2H5 लगा दिया। इनको इंक्लोज कर लेते हैं ब्रैकेट में और इनके सामने हम लिख लेते हैं गैस को, कि इनका फिजिकल स्टेट गैसियस होता है, they exist in the form of gas। बल्कि हायर ईथर्स जो हैं कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। जैसे जैसे कार्बन एटम की तादाद को इंक्रीज करते जाओगे इनका फिजिकल स्टेट गैस से चेंज होता है लिक्विड में। ठीक है, तो उसको भी साथ यहाँ पर आप मेंशन कर दें कि हायर
ethers. Higher ethers means those ether molecules which contain greater number of carbon atoms in them. इनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड तो होती है, लेकिन लिक्विड होने के साथ साथ ये क्या होगी, दे विल एग्जिबिट वोलेटाइलिटी, दे विल बी वोलेटाइल. वोलेटाइल का मतलब बता चुका मैं आपको, लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम. इट इज अ प्रॉपर्टी शोन बाय लिक्विड्स जिसमें वो अपने आप को एवोपरेट करते हैं, वो अपने आप को वेपोराइज करते हैं विदाउट द प्रोविजन ऑफ हीट. जैसे यू हैव पेट्रोल, पेट्रोल को खुला छोड़ दोगे तो वो उड़ जाएगा. ये वोलेटाइलिटी कहलाती है कि सिर्फ रूम टेम्परेचर को अब्जॉर्ब करके जब वो अपने आप को एवोपरेट करने की एबिलिटी रखता है तो उसको फिर वोलेटाइल प्रॉपर्टी कहते हैं. पेट्रोल भी एग्जिबिट करता है एंड इट इज ऑल्सो एग्जिबिटेड बाय नेल पॉलिश रिमूवर. अगर आप उसको भी क्या करोगे, व्हेन यू लीव इट आउट इन द ओपन, तो वो भी क्या करेगा, इट विल अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड इट इज गोइंग टू एवोपरेट इनटू गैसियस स्टेट. तो ये एक प्रॉपर्टी है जो ईथर्स जो है वो एग्जिबिट करते हैं. दे हैव अ प्लेजेंट ओडर, ठीक है, स्मेल अच्छी होती है इनकी, और दे आर हाईली इनफ्लेमेबल, इनको आसानी से आग लग सकती है. जैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स अल्कोहल्स वगैरह को जलाया जा सकता है, इसी तरीके से ईथर्स को भी जलाया जा सकता है. बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, और इनमें एक और पॉइंट मैं मेंशन कर देता हूं, इनकी वोलेटाइलिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ईथर्स में मौजूद होते हैं, दे आर ऑफ द टाइप लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस. लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इनमें मौजूद होती हैं, और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस एज यू नो दे आर रियली वेरी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे कमजोर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी, और इसकी प्रेजेंस की वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कोई इतने ज्यादा नहीं होते. ठीक है. सॉलिबिलिटी अगर पानी में देखी जाए तो दे आर रियली वेरी स्लाइटली सॉलिबल इन वाटर. सॉलिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, और सॉलिबिलिटी अगर हो भी जाती है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगी. It will be because of hydrogen bonding when they are mixed in water. लेकिन अगर आप क्या करोगे, if you have a look at what, if you have a look at pure ether molecule, तो उसमें क्या होगा, उसमें बेसिकली सिर्फ क्या मौजूद होते हैं, उसमें बेसिकली सिर्फ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस मौजूद होते हैं. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो प्रेजेंस है वो सिर्फ मौजूद होता है किसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस आपको तब मिलेगी जब ईथर्स को मिक्स किया जाता है किसमें, व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ वाटर. ठीक है. और इसकी वजह से थोड़े बहुत ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं. लेकिन इनकी सॉलिबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप्स. यानी यहां पर आप इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हो कि सॉलिबिलिटी ऑफ ईथर्स ये क्या होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. ईथर के मॉलिक्यूल्स सॉलिबिलिटी जो है वो इसके मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाओगे उनकी सॉलिबिलिटी पानी में उतनी ही कम होती जाती है. ठीक है. और इसमें अगर आपने डिसॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको पानी का बताया कि पानी में कम डिसॉल्व होते हैं, लेकिन दे आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन और क्लोरोफॉर्म. ठीक है. डेंसिटी इनकी पानी से कम होती है, लाइटर देन वाटर, पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं. और जनरली अगर आप इनका रोल देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ईथर्स बेसिकली आर यूज्ड एज व्हाट, दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स के तौर पर हम इनको यूज करते हैं. ठीक है. ये खुद सॉल्वेंट होता है, लिक्विड स्टेट में मौजूदगी की वजह से दे आर जनरली यूज्ड एज सॉल्वेंट्स. ठीक हो गया. तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ईथर्स की. अब हम आते हैं इसके प्रिपरेशन की तरफ. प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स. ईथर्स की प्रिपरेशन में सबसे पहला जो तरीका गिवन है दैट इज व्हाट वी कॉल विलियमसन्स सिंथेसिस. विलियमसन सिंथेसिस है. अब इसमें हमने ईथर को प्रोड्यूस कैसे करना है, वी हैव टू स्टार्ट ऑफ बाय कंबाइनिंग अल्कोहल्स विथ अ सोडियम मेटल. उससे हमें क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम ऑक्साइड. तो लेट्स डू इट इन स्टेप्स. विलियमसन सिंथेसिस में स्टेप नंबर 1, टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल. जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास CH3OH है. ठीक है. इसकी कंबिनेशन में करता हूं किसके साथ, आई विल कंबाइन इट विथ an atom of sodium.
मेटालिक सोडियम के साथ मैंने इसकी combination की. It will be an electrophilic substitution reaction जिसमें हाइड्रोजन gets replaced with sodium और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये क्लीव होके क्या होगा, क्लीव जब हेटेरोलाइटिकली होगा तो सोडियम की कॉम्बिनेशन पे इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड व्हिच लुक्स लाइक दिस, O negative and Na positive. This will be sodium methoxide. Sodium methoxide produce हो जाता है along with half a molecule of hydrogen gas. This is step number 1 Williamson synthesis का, जिसमें आपने अल्कोहल मॉलिक्यूल को अल्कोक्साइड में चेंज किया by its combination with metallic sodium के साथ कंबाइन करके आपने इसको कन्वर्ट कर दिया. कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करना है आपने, स्टेप नंबर 2 में बी में आपने इस मॉलिक्यूल को कंबाइन करना है किसके साथ, विद एन अल्काइल हैलाइड. अब डिपेंड करता है कि आपको सिमेट्रिकल ईथर चाहिए या अनसिमेट्रिकल ईथर चाहिए, उस बेसिस के ऊपर आप इन सिलेक्शन करोगे किसकी, यू विल सिलेक्ट द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल. ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं CH3 ऑक्सीजन नेगेटिव Na पॉजिटिव और इसकी कॉम्बिनेशन कर देते हैं किसके साथ, विल कंबाइन इट विद CH3 CH2Cl. इथाइल क्लोराइड के साथ हम इसकी कॉम्बिनेशन कर देते हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम विथ क्लोरीन. सोडियम एंड क्लोरीन की कॉम्बिनेशन जब होगी इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl और ये जो अल्काइल का ग्रुप है ये आके कंबाइन करेगा इस जब ऑक्सीजन के साथ, तो इट्स गोइंग टू गिव यू CH3 ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर C2H5 जब अटैच हो जाता है तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स. तो ये 2 स्टेप्स हैं जिसके जरिए आप ईथर को प्रोड्यूस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू विलियमसन्स सिंथेसिस. ठीक है, और दूसरा जो रिएक्शन है you can classify that as alkyl halides with dry silver oxide. Number 2, dry Ag2O. सिल्वर ऑक्साइड के साथ आपने इसका रिएक्शन करवाया. जब रिएक्शन करवाया ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ अल्काइल हैलाइड्स का, तो इससे भी क्या मिल सकता है आपको ईथर मिल सकता है. लेकिन उसके लिए आपको 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे अल्काइल हैलाइड के. इसमें हम क्या कर लेते हैं, लेट अस टेक CH3Br और CH3Br अलग अलग करके मैं इसको लिख लेता हूं और इसकी कॉम्बिनेशन मैंने की किसके साथ, आई कंबाइन दिस विथ Ag2O. सिल्वर ऑक्साइड के साथ मैंने इसको कंबाइन करना है. ठीक है, देयर आर नो रिएक्शन कंडीशंस प्रोवाइडेड एक्सेप्ट हीट. जाहिर बात है आपने हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर आपने ट्रायंगल पुट कर लेना है. अब आगे क्या होगा, आगे आपने ब्रोमीन की कॉम्बिनेशन करनी है विथ 2 सिल्वर एटम्स. सिल्वर एटम्स की कॉम्बिनेशन ब्रोमीन के साथ जब आपने की तो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस 2AgBr. सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा इन दोनों की कॉम्बिनेशन से. और ऑक्सीजन की मदद से जब इन दोनों इथाइल ग्रुप्स को ऑक्सीजन की मदद से जब हम इन दोनों मिथाइल ग्रुप्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर. तो इस तरीके से इसको प्रोड्यूस किया जाता है. दीज आर 2 डिफरेंट प्रिपरेटरी मेथड्स व्हिच कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स. ठीक है, प्रिपेयर कर लिया हमने. अब हम आते हैं टुवर्ड्स द रिएक्टिविटी ऑफ ईथर्स. रिएक्टिविटी ऑफ ईथर्स में जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ईथर्स आर प्रीटी स्टेबल कंपाउंड्स. ठीक है, रिएक्टिविटी इनकी बहुत कम होती है. ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम 3 कंपाउंड्स को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें अल्कोहल्स, आपकी बुक में अल्कोहल्स की कंपैरिजन ईथर और अल्केन के साथ हुई है. अब इन तीनों को अगर रिएक्टिविटी वाइज आपने अरेंज करना है तो यू कैन से कि इन तीनों मॉलिक्यूल्स में अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फॉलोड बाय ROR ईथर, और सबसे कम जो रिएक्टिविटी होती है वो RH की होती है. This represents an alcohol, this an ether, and this is a alkane. So when you proceed in this direction, जो इसकी reactivity है, reactivity would obviously decrease. Reactivity decreases when you proceed in this direction. ठीक है, अब less reactive क्यों होते हैं? Because of the absence of active hydrogen bonded to oxygen.
हाइड्रोजन जो है वो उसकी एब्सेंस की वजह से, हाइड्रोजन इसमें मौजूद नहीं है इसके स्ट्रक्चर के अंदर, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं, तो हाइड्रोजन की एब्सेंस की वजह से इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। और हाइड्रोजन चूंकि अल्कोहल में मौजूद है तो ऑब्वियसली वो इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, ज्यादा कर देगा। रिएक्टिविटी इसकी तभी होती है जब ऑक्सीजन इज प्रोटोनेटेड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या मौजूद है, इट कंटेन्स 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स स्ट्रक्चर। तो ये कर क्या सकता है, जब एसिडिक मीडियम में इसको रिएक्ट करवाया जाए तो ये ऑक्सीजन एक्ट कर सकता है एज अ बेस, एज अ लिविस बेस। लिविस बेस के तौर पर जब ये एक्ट करेगा तो इट हैज द एबिलिटी ऑफ डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स। बात किसकी हो रही है, जो प्रोटोनेशन की है। अगर मैं उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको, इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन, और इसके नतीजे में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर डेवलप होगा। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट कि ईथर की हमने जब कॉम्बिनेशन की, व्हेन यू ट्राई टू रिएक्ट इट इन एन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, दीज प्रोटॉन्स आर रेडिली पिक्ड अप बाय ईथर मॉलिक्यूल्स। ईथर उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसके नतीजे में दिस ऑक्सीजन वुड डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप होता है तो इससे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। और ये क्या नहीं करते, दे डोंट रिएक्ट विथ बेसिस, डाइल्यूट एसिड्स, मेटालिक, सोडियम, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इनके साथ कभी भी ये रिएक्ट नहीं करेगा इन कोल्ड स्टेट। मतलब जब तक आप टेम्परेचर की प्रोविजन नहीं करोगे तो इनका रिएक्शन मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनकी रिएक्टिविटी चूंकि कम होती है, इनर्ट होते हैं प्रॉबेबली, जिसकी वजह से इनको इस्तेमाल किया जाता है किसके तौर पर, दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स। ये एक रीजन हो सकती है। ईथर्स आर बेसिकली यूज्ड एज सॉल्वेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स inert nature, since it does not react with anybody so easily, आसानी से चूंकि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, रिएक्शन नहीं होता, तो इसको सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। Having said that, it shows two different reactions, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, we'll analyze the reaction with cold concentrated acids, ठीक है। Reaction of ethers with cold concentrated acids। अब इस रिएक्शन के एनालिसिस जब हम करें तो पता चलता है कि कंसंट्रेटेड HCl लें या कंसंट्रेटेड H2SO4 लें, दोनों केसेस में आपको ऑक्सोनियम के सॉल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यू हैव डाई इथाइल ईथर। अब डाई इथाइल ईथर को हमने बना लिया ऐसे, ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ C2H5 with 2 lone pair of electrons present, ठीक है। अब इसकी कॉम्बिनेशन अगर हम करेंगे इसके साथ, इफ वी कंबाइन इट विथ एन HCl मॉलिक्यूल, HCl के साथ अगर हम कंबाइन करें तो दिस विल स्प्लिट इटसेल्फ अप इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। नाउ लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, जब प्रोटॉन प्रोड्यूस हो जाता है तो दिस प्रोटॉन इज गोइंग टू अप्रोच ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को जब ये अप्रोच करेगा तो उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जब बनेगा तो इसके ऊपर डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज, तो यू गॉट टू कंबाइन दिस विद दिस ऑक्सीजन, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस C2H5, ऑक्सीजन C2H5, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इनक्लोज किया आपने इसको ब्रैकेट में, और इस पॉजिटिव चार्ज को अपने पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर लगा दिया, फॉलोड बाय Cl नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, और इसका नाम क्या होगा, दिस इज नेम्ड एज डाईइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। इसको डाईइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। व्हेन यू हैव अ लुक एट रिएक्शन विथ हॉट कंसंट्रेटेड एसिड्स, तो ये रिएक्शन HCl और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ होगा, तो उससे अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा, लेट्स हैव अ लुक एट इट। रिएक्शन विथ हॉट कंसंट्रेटेड एसिड्स में, लाइक आई टोल्ड यू, इसमें यू कैन टेक आइदर हॉट कंसंट्रेटेड HCl या हॉट कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसकी कॉम्बिनेशन आपने करनी है with an ether molecule, which is ultimately going to result in the formation of an alcohol with an alkyl halide. कैसे प्रोड्यूस होगा, let's have a look at the reaction. C2H5 ऑक्सीजन C2H5, इसकी कॉम्बिनेशन हमने की किसके साथ, we combine this
with HCl. HCl के साथ कंबाइन करेंगे. The first step is going to be the same जो मैंने आपको वहां पर बता दिया है. Exactly वही चीज प्रोड्यूस होनी है. इसको आपने आयनाइज करना है into H पॉजिटिव and Cl नेगेटिव. H पॉजिटिव आके कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ. It will accept the lone pair of electrons और उससे आपको ऑक्सोनियम आयन बनता हुआ नजर आएगा ऐसे. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन, एंक्लोज करें इसको ब्रैकेट में, पॉजिटिव पुट करें और Cl नेगेटिव को पुट कर दिया. Now once you get this, इसके बाद जब हम इसकी क्या करते हैं, जब हम इसको छोड़ देते हैं तो ये अपने आप को डिकम्पोज करेगा. ठीक है, बिकॉज ऑफ द हीट इन्वॉल्व इन इट. इसकी डिकम्पोजिशन जब होती है तो इससे बॉन्ड यहाँ से टूटता है. यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, C2H5 कंबाइन कर जाएगा Cl के साथ to produce a molecule of C2H5Cl along with ये जो molecule होगा it is going to convert itself into C2H5 and OH. एथेनॉल में और C2H5Cl में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं. और अगर आप क्या करोगे, एक्सेस एसिड को यूज करोगे तो HCl जो है वो कंबाइन कर जाता है किसके साथ, अल्कोहल के साथ, और उससे आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा. यानी दिस रिएक्शन कैन हैपन इफ वी यूज एक्सेस HCl. ठीक है, इन केस ऑफ एक्सेस HCl जो प्रोडक्ट में अल्कोहल आपको मिला है, दिस मॉलिक्यूल C2H5OH, दिस कैन कंबाइन विथ HCl और इससे आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा जिसमें OH हाइड्रोजन के साथ मिलके पानी का मॉलिक्यूल बना लेता है HOH, और क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन विल कंबाइन विथ C2H5 प्रोड्यूस C2H5Cl. ये प्रोड्यूस कर जाएगा. ये हो सकता है लेकिन दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू टेक HCl इन एक्सेस क्वांटिटी. ठीक है, विद दैट योर चैप्टर इज कंप्लीट. अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट टाइम होपफुली हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट कार्बोनाइल कंपाउंड्स व्हिच इज अबाउट अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. चैप्टर नंबर 19 को नेक्स्ट टाइम होपफुली हम शुरू करेंगे. बट अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.